जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंड एग्रीकल्चर में। तो आज हम बात करेंगे पोस्ट हार्वेस्टिंग के बारे में, हॉर्टिकल्चर 321 के बारे में। तो इसके अंदर जो फल परीक्षण हम लेंगे, फ्रूट प्रिविलेजेशन परीक्षण की वर्तमान स्थिति हम महत्व को देखें तो इसके अंदर पहला टॉपिक है। तो इसके भविष्य की बात करें तो भारत में जलवायु तथा मृदा की विभिन्नता के कारण विभिन्न प्रकार के फल तथा सब्जियों का उत्पादन होता है। भारत में जलवायु और मृदा की भिन्नता के अनुसार देखें तो यहाँ पर फल तथा सब्जियों का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है। तो स्वतंत्र भारत के पश्चात भारत में फल तथा सब्जियों के उत्पादन में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। 2013-14 में 88.97 मिलियन टन फल एवं 162.89 मिलियन टन सब्जी का उत्पादन हमारे देश में हुआ है। वर्तमान में भारत का फल तथा सब्जी उत्पादन में विश्व में चीन के बाद द्वितीय स्थान रखता है। इसके बाद में हम फल परीक्षण की बात करें तो परीक्षण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए भारत में फल परीक्षण अत्यंत ही प्राचीन काल से प्रचलित है। फलों तथा सब्जियों को सुखाने, अचार बनाने, पेय पदार्थ करना प्राचीन काल में से चली आ रही है। फल परीक्षण की विधियां हैं, फिर भी हमारे देश में फल व सब्जी के कुल उत्पादन का मात्र 2% भाग ही परीक्षण में काम में लिया जाता है, जबकि विकसित देशों में 70 से 80% फल सब्जियों का परीक्षण किया जाता है। इसके बाद में हम बात करें तो फल परीक्षण का महत्व, फल परीक्षण का कौन कौन सा महत्व में आते हैं। तो जो इसमें पहले बात करेंगे हम तो करेंगे आर्थिक महत्व के बारे में, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट। फल परीक्षण का आर्थिक महत्व में क्या महत्व रहता है। फल और सब्जियों के फलने का समय प्रकृति द्वारा प्राय निश्चित है, अतः एक ही समय में पूर्ण पैदावार तथा भंडारण क्षमता बहुत कम होने के कारण बाजार में उनकी अधिकता हो जाती है तथा उनका मूल्य बहुत कम हो जाता है, जिससे उत्पादकों को उनके परिश्रम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो ये सबसे बड़ी कमी रहती है आर्थिक महत्व में। इसके बाद में हम देखें तो दूसरा पॉइंट है औद्योगिक महत्व में। औद्योगिक महत्व में फल परीक्षण उद्योग का अन्य उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। इस व्यवसाय में काम आने वाले कच्चे माल जैसे फल, सब्जियां, टिन के डिब्बे, कांच व प्लास्टिक की बोतलें, शक्कर, अम्ल, रंग आदि की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त परीक्षण उद्योगशाला में काम आने वाली कई उपकरणों तथा मशीनों की भी आवश्यकता रहती है। अतः इस व्यवसाय के विकास के साथ साथ अन्य व्यवसायों को भी बढ़ावा मिलता है। तीसरी बात करें तो हम परीक्षण पदार्थों का निर्यात में क्या महत्व रहता है। फल एवं सब्जियों के परिरक्षित पदार्थों का विदेशों में निर्यात करके विदेशी मुद्रा को अर्जित किया जा सकता है, जिससे कि भारत की इकोनॉमी को बढ़ाया जा सकता है। भारत में निर्यात किए जाने वाले परिरक्षित पदार्थों की मात्रा, जैसे इसमें पहला है खीरा एवं दरकिंस तैयार संरक्षित, जिसकी मात्रा दी गई है ये 2011 के अनुसार 2015-16 के अनुसार दी गई है। तो ये अपने कोई काम का नहीं है, कोई इतना कोई डीपली नहीं पूछेगा। तो आगे बढ़ते हैं। जिसमें है चौथा रोजगार उपलब्धता। परीक्षण के द्वारा हम रोजगार की भी बढ़ता है। इसके बाद में हम बात करें तो रोजगार के अंदर उद्योगों जैसे शक्कर, रसायनों उद्योगों, यांत्रिकी, पेपर उद्योग, यातायात उद्योग के विकास के लिए कृषि वैज्ञानिक, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, अभियंता आदि की आवश्यकता होगी। आधुनिक परिवारों में आर्थिक संकट को दूर करने के लिए महिलाओं की प्रवृत्ति नौकरी करके अधिक आय प्राप्त की जा सकती है, जिससे कि देश की दशा को सुधारा जा सकता है। इसके बाद में संतुलित आहार प्रदान कराना। तो भारत में कुछ फल ऐसे भी पैदा होते हैं जो जंगली कहे जाते हैं तथा उनको उसी रूप में उपयोग नहीं कर सकते जिस रूप में उत्पन्न होते हैं, परंतु ये फल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जैसे बेल, सीताफल, केत, जामुन, पीलू, डासरिया, केर, टिमरू, आंवला आदि। इन फलों को हम परिरक्षित पदार्थ तैयार करके बाजारों में बेचा जा सकता है, जैसे बेल का शरबत, आंवले का मुरब्बा व कैंडी, जामुन का सिरका आदि का उपयोग किया जा सकता है। तो फिर अगली बात करें हम, अगला टॉपिक है फल परीक्षण का भविष्य। फल परीक्षण का क्या क्या भविष्य रह सकता है।
जिसके अंदर पॉइंट दिए गए हैं। वांछित किस्म की उचित समय पर फल तथा सब्जियां उपलब्ध नहीं होना, ये सबसे बड़ी कमी है। सहायक पदार्थों जैसे शक्कर, नमक, परीक्षण पदार्थ आदि के गुणों में भिन्नता, पैकेजिंग सामग्री का अनुपलब्धता व महंगा होना, तकनीकी मार्गदर्शन का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों की अवहेलना, लघु इकाइयों द्वारा विक्रय में कठिनाई आना, औसत व्यक्ति की मानसिकता व संसाधित पदार्थों का महंगा होना, ये सब फल परीक्षण के भविष्य के बारे में। फल परीक्षण व्यवसाय को उपयुक्त समस्याओं से उभरने के लिए निम्न पॉइंट दिए गए हैं। सस्ते पदार्थों का निर्माण करना, उचित दर पर उचित किस्म की फल व सब्जियों की उपलब्धता होने। अब फल परीक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ। भाई कौन कौन सी विधियाँ हैं फल परीक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ जिनसे हम फल परीक्षण बनाया जा सकता है। इसकी पहली जो विधि है शुष्कन या सुखाना। हम सुखाकर, जैसे यह वातावरण के उच्च तापक्रम के कारण होता है जिससे कि फल सूख जाता है, जिसमें फल एवं सब्जियों में उपस्थित नमी उच्च ताप के कारण वाष्पोत्सर्जन क्रिया से कम होती जाती है। ताज़ा फल सब्जियों में छुरियाँ पड़ना प्रारंभ हो जाती है, हम सिकुड़ने लगते हैं और वे उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं रहते। ऐसी अवस्था में तुड़ाई पश्चात फलों और सब्जियों का भंडारण निम्न ताप पर करना चाहिए। दूसरा है एंजाइम की क्रियाशीलता एवं रासायनिक अभिक्रिया। फल तथा सब्जियों में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम पौधों की विभिन्न क्रिया जैसे वृद्धि, उपापचय, पुनरुत्पादन आदि के लिए आवश्यक है। एंजाइम पूर्ण परिपक्व फल एवं सब्जियों को पकाने वाली अभिक्रिया में भी सहायक होते हैं। एंजाइम की उत्प्रेरक शक्ति रासायनिक अभिक्रियाओं को बढ़ाती है। कटे हुए फल एवं सब्जियों को हवा में खुला रखने पर थोड़े समय में काले पड़ना भी एंजाइम की क्रियाशील व रासायनिक अभिक्रिया का परिणाम है। तीसरी पॉइंट है इसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा। फल परीक्षण की विधियाँ हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों में फफूंदी, खमीर व जीवाणु की फल सब्जियां एवं उनके उत्पादों को खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सूक्ष्म जीव उचित वातावरण में अपने भरण पोषण के लिए फल और सब्जियों को अपना माध्यम बनाते हैं, जैसे सिरका, मदिरा, आचार आदि में इनका सहायता अनिवार्य होती है। इसके बाद में फल परीक्षण के सिद्धांत एवं विधियाँ। पहली है अस्थायी परीक्षण और दूसरी है स्थायी परीक्षण। तो हम पहली पढ़ेंगे अस्थायी परीक्षण। जो पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, पहली है अस्थायी, दूसरी है स्थायी परीक्षण। तो पहला पढ़ेंगे हम अस्थायी परीक्षण। अस्थायी परीक्षण की ऐसी विधियाँ जिनके द्वारा फल व सब्जियों को कुछ दिनों में से कुछ महीनों तक ही परीक्षित किया जा सकता है। जैसे पहला पॉइंट है स्वच्छता। तुड़ाई उपरांत भंडारण करने से पहले कटे फटे रोग व कीटाणुओं से प्रभावित फलों सब्जियों को छांटकर अलग कर उन्हें साफ पानी से धो लेना चाहिए, जिससे इनकी सतह पर लगी धूल मिट्टी साफ हो जाती है। ये स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है अस्थायी परीक्षण में। दूसरा है निम्न तापक्रम द्वारा। कम से कम ताप पर ताज़ा फलों व सब्जियों को निम्न तापक्रम पर बिना किसी परिवर्तन के कुछ समय तक भंडारित किया जा सकता है। निम्न तापक्रम पर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि तथा एंजाइम की क्रिया कम हो जाती है तथा फल व सब्जियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया भी रुक जाती है। फलस्वरूप इनको कुछ समय तक खराब होने से बचाया जा सकता है। निम्न तापक्रम पर रखने पर इनको कुछ समय के लिए बचाया जा सकता है। फिर तीसरा है उच्च तापक्रम द्वारा। सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता एवं वृद्धि को उच्च तापक्रम द्वारा नष्ट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उच्च तापक्रम 160 से 180 डिग्री फ़ारेनहाइट से एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, जैसे पास्तुरीकरण या ब्लांचिंग भी कहा जाता है। इसके बाद में है वायु निष्कासन द्वारा। ऑक्सीजन वायु जीव की वृद्धि तथा क्रियाशीलता के लिए आवश्यक होती है, अतः फलों सब्जियों से बने उत्पादों के डिब्बों में से वायु को बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद में है नमी निष्कासन द्वारा। फल परीक्षण में अस्थायी परीक्षण में नमी निकालने कर भी फलों का परीक्षण किया जा सकता है। फल सब्जियों में 80 से 90% तक नमी होती है, जिसको बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद में मृदु प्रतिरोधी पदार्थों का उपयोग। ऐसे पदार्थ जिनके द्वारा कि नष्ट या फिर कोई फफूंदी ना आ सके, जैसे नमक,
6 से 8%, चीनी 42 से 50%, सिरका 0.5 से 1.5% एवं मसाले थोड़ी मात्रा के साथ फल एवं सब्जियों का अस्थायी परीक्षण किया जा सकता है। जैसे अचार में नमक तथा टमाटर सॉस में सिरका परिरक्षक पदार्थ का कार्य करता है, जो कि खराब नहीं होने देता है पदार्थ। इसके बाद में स्थायी परीक्षण, दूसरी विधि है स्थायी परीक्षण। परीक्षण की ऐसी विधियां जिनके द्वारा फल एवं सब्जियों को कुछ वर्षों तक परिरक्षित किया जाता है। इसमें है जो पॉइंट है, जीवाणु विहीनीकरण क्रिया द्वारा। इस विधि के अंतर्गत फल एवं सब्जियों को जीवाणु रहित डिब्बों में भरकर वायु रहित करके 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर 30 से 60 मिनट तक गर्म करके जीवाणु रहित किया जा सकता है। इसके बाद में सुखाना निर्जलीकरण, जो अपन ने ऊपर पढ़ लिया था। इसके बाद में किण्वीकरण द्वारा, किण्वीकरण क्रिया द्वारा वह रासायनिक क्रिया है जिसमें शर्करा युक्त पदार्थों का एंजाइम सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है। इस क्रिया में ऐसे पदार्थों का निर्माण होता है जो अवांछित सूक्ष्म जीवों एवं एंजाइमों की गतिविधियों को रोक देते हैं। इसके बाद में एल्कोहलिक किण्वन द्वारा, इस किण्वन में एक जो शर्करा का अपघटन खमीर द्वारा होता है। इस समीकरण को याद हो सके तो कर लेना, वरना तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। एक बार पढ़ लेते हैं। C6H12O6, इसमें खमीर के साथ क्रिया कराने पर 2C2H5OH प्लस CO2 बनता है, 2CO2 बन जाता है। इसके बाद में है एसिटिक अम्ल किण्वन। इस किण्वन में एल्कोहल का विघटन एसिटिक अम्ल जीवाणु द्वारा होता है। इसके बाद में लैक्टिक अम्ल किण्वन। फिर है परिरक्षक पदार्थों के उपयोग द्वारा। परिरक्षक पदार्थों में कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जिनका उपयोग हम कर सकते हैं। इसके बाद में जो इसके पॉइंट है, नमक का उपयोग करके पदार्थ में 15 से 20% नमक की उपस्थिति खराब होने से रोकती है। इसका एग्जाम्पल उदाहरण है अचार व चटनी में। शर्करा द्वारा खाद्य पदार्थों में 65 से 70% शर्करा की उपस्थिति प्रसारण दबाव के कारण सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देती है। इसके एग्जाम्पल है जिससे कि पदार्थ खराब नहीं होते। मुरब्बा, जेली, जैम, मार्मलेड आदि द्वारा। सिरका द्वारा, सिरका में उपस्थित एसिटिक अम्ल सूक्ष्म जीवों के लिए विष का कार्य करता है। अतः किसी भी खाद्य पदार्थ में 2% एसिटिक अम्ल सूक्ष्म जीवों को मारकर परिरक्षण का कार्य करता है, जैसे अचार में। फिर है तेल द्वारा, तेल में फफूंदी को रोका जा सकता है। इसके बाद में रासायनिक परिरक्षक द्वारा, मुख्य रूप से पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड व सोडियम बेंजोएट नामक रसायन का उपयोग परिरक्षक पदार्थ के रूप में किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल है स्क्वैश, कॉर्डियल, सॉस आदि। कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा, विभिन्न फलों और पेय पदार्थों के परिरक्षण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रसायन के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद में विकिरण या रेडिएशन द्वारा, रेडिएशन के द्वारा भी गामा विकिरणों का उपयोग करके हम इसे ठंडी जीवाणुहीन क्रिया भी कहते हैं। अब ये फल एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी। डिब्बाबंदी करने के लिए कौन कौन सी विधियों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद में फल व सब्जियों का चुनाव, जिससे कि फल और सब्जियों का चुनाव करके ही हमें डिब्बाबंदी में अच्छे फल का चुनाव करना चाहिए। ताज़ा, मुलायम हो तथा दाग धब्बे रहित हो तथा क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए। ऐसे फलों व सब्जियों का हमें चयन करना चाहिए। इसके बाद में सफाई का ध्यान रखना चाहिए। डिब्बाबंदी में प्रयुक्त फल सब्जियों को स्वच्छ पानी से अच्छी प्रकार से साफ करना चाहिए, ताकि इनसे उन पर लगी धूल तथा रासायनिक पदार्थ आदि साफ हो जावे। प्रारंभ में साधारण पानी और उसके बाद गर्म पानी से धोना चाहिए। तीसरा पॉइंट है फल एवं सब्जी की तैयारी। फल व सब्जियों की सफाई के बाद फलों और सब्जियों के अनुसार उनको छिलकर पीलिंग छोटे टुकड़ों में व्यवस्थित किया जाता है। फलों को काटने के बाद तुरंत 2% नमक के घोल में डालना चाहिए, जिससे उनका रंग खराब नहीं होता है। इसके बाद में स्वेटिंग या ब्लांचिंग क्रिया द्वारा, इसमें तैयार फल व सब्जियों को उनकी प्रकृति के अनुसार 2 से 5 मिनट तक उबलते हुए पानी में रखना तथा उन्हें ठंडा करने की क्रिया को विवरण क्रिया ब्लांचिंग कहा जाता है। ब्लांचिंग क्रिया
की जाती है। इसमें चौथा पॉइंट है। इसके बाद में है पांचवा, डिब्बों में भरना। डिब्बों में भरना, बनाए गए पदार्थ को, मतलब जैसे कोई सा भी फल परीक्षण बनाया है हमने, उसको डिब्बे के अंदर भरना ताकि वो अधिक समय तक संरक्षित रखा जा सकता है। इसके बाद में है निर्यात, निर्वात या वायु निष्कासन। निर्वात वायु पदार्थ एवं घोल से भरे डिब्बों से हवा का निकालना वायु निष्कासन कहलाता है। डिब्बे में से हवा को निकालना ही वायु निष्कासन कहलाता है। इसके बाद में डिब्बा बंद करना, सीलिंग करना। डिब्बों की वायु निकलने के पश्चात गर्म डिब्बों को पानी से बाहर निकालकर सील कर दिया जाता है। बंद करते समय डिब्बे का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद में संसाधन, प्रोसेसिंग। इसमें प्रोसेसिंग की क्रिया करके हम आगे परीक्षण कर सकते हैं। इसके बाद में फल पाक, जैम बनाना। जैम कैसे बनाया जाता है और जैम क्या होता है? जैम फलों के गुदों को चीनी के साथ एक निश्चित अनुपात में मिलाकर पकाकर तैयार किया जाने वाला पदार्थ है। जैम में कम से कम 68% कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होते हैं, TSS कहते हैं। 68% TSS होता है जैम में। इसकी अम्लता की बात करें तो 0.5 से 0.6% तथा 45% तक फल का भाग होना आवश्यक है। जैम सेब, पपीता, स्ट्रॉबेरी, बेर, आंवला, करौंदा, अंगूर, खुबानी, आलू बुखारा, आड़ू, गाजर से आदि से मिश्रित फलों से भी बनाया जा सकता है। फल पाक जैम बनाने की विधियाँ, वही विधियाँ जो हमने पहले पढ़ी थी। फलों का चयन करना चाहिए, फलों की तैयारी, चीनी मिलाकर पकाना, और अंतिम बिंदु की जांच करें तो इसमें जैम मिलाई गई शक्कर या चीनी का लगभग 1.5 गुना भार का होना चाहिए। उबलते हुए जैम की एक बूंद पानी से भरे पात्र में डालने पर वह बिना फैले पेंदे में बैठ जाना। इतना गाढ़ा कर दिया जाता है शक्कर को कि भाई वो बिना फैले ही पिंदे में जाके बैठ जाए। रेफ्रेक्टोमीटर द्वारा जांच करने पर तैयार जैम में कुल घुलनशील TSS की मात्रा 38% होना चाहिए। इसके बाद में पात्र में भर देंगे, जिसे हम किसी सेब या पपीते का फल पाक बनाया जाता है, जिसके अंदर 100 मिलीलीटर पानी और 0.750 ग्राम शक्कर और अम्ल 2.0। पपीते में 100 ml पानी और 0.750, इसमें अम्ल की मात्रा है 3.0 लेते हैं। इसके बाद में है जेली बनाना। जेली को हिंदी में अवलेह कहा जाता है। एक अर्ध ठोस पदार्थ है जो पेक्टिन युक्त फलों के रस से बनाई जाती है। जिसकी TSS की बात करें तो इसमें TSS 65% तथा फलों का रस अंश 45% होना चाहिए। जो जेली है वो सबसे ज़्यादा जेली अमरूद, आम, करौंदा, अंगूर, जामुन, खट्टे सेब, नारंगी तथा आलू बुखारा आदि से बनाई जा सकती है। इनका टोस्ट या डबल रोटी के साथ भी किया जाता है। इनका उपयोग टोस्ट या डबल रोटी के साथ किया जाता है। आदर्श जेली की पहचान कैसे करें? जेली चमकदार, आकर्षक व पारदर्शक होती है एवं ठंडी होने पर जिस पदार्थ में रखी जावे वैसा ही आकार ग्रहण कर लेती है। चाकू से काटने पर चमकदार टुकड़ों में विभक्त हो जाती है। ये जेली के पहचानने के गुण हैं। इसमें बाद में जेली के मुख्य अंश। जेली बनाने के लिए पेक्टिन की मात्रा 1%, चीनी 60 से 65%, अम्ल 0.75 से 0.90% और पानी 33 से 38%। जेली बनाने की विधियाँ जो हमने जैम में पढ़ी वही है। फलों का चयन, फलों से पेक्टिन प्राप्त करना, पेक्टिन परिरक्षण, एल्कोहल परिरक्षण, जेल मीटर परिरक्षण, ये सभी इनमें क्रिया की जाती है। अब इसके बाद में है चीनी मिलाना। जेली का भार चीनी के भार का 1.5 गुना होना चाहिए जिससे कि जेली तैयार हो सके। रेफ्रेक्टोमीटर द्वारा कुल घुलनशील TSS होना चाहिए मात्र 60% के लगभग होना चाहिए। इसके बाद में पात्र में भरना एवं ठंडा करके सील कर देना। इसके बाद में जेली निर्माण में आने वाली कठिनाई। जेली का न जमना, ऐसा बहुत अधिक शक्कर मिलाने पर होता है। जेली का रोना,
वीपिंग जेली, जेली के जमने पर धीरे धीरे पानी निकलकर ऊपर आना जेली का रोना कहलाता है। ऐसी स्थिति चीनी की कमी या खटास की अधिकता तथा अपर्याप्त पेक्टिन के कारण होता है। इसके बाद में जेली अपारदर्शक होना, ऐसा इसको साफ नहीं करने, गंदगी को नहीं हटाने से ही होता है। इसके बाद में मुरब्बा बनाना। मुरब्बा कैसे बनाया जाता है? मुरब्बे में प्रयुक्त होने वाली चीज़ें, इसके अंदर है फल, 1 किलो फल, 1 किलो चीनी और 1 लीटर पानी। इसके बाद में इसकी विधियाँ, फलों को चुनना, फलों को तैयार करना, और फिर है इसमें क्रिया जो की जाती है वह है श्वेतन क्रिया, ब्लांचिंग क्रिया। फलों का कसेलापन दूर किया जाता है। फलों को अच्छी प्रकार गोंदने के बाद 8 से 10 घंटे तक 2% नमक के फिटकरी या चूने के पानी में रखना चाहिए, जिससे कि फलों का कसेलापन दूर किया जा सकता है। उसके बाद में इसमें चीनी मिलाना, चीनी के घोल में पकाना, चीनी में मिलाकर ही इसके चीनी के घोल में ही मिलाया जाता है, जिससे कि मुरब्बा तैयार किया जा सकता है। बिना पकाए चीनी में फलों को डालना, फिर बर्तनों में भरना। इसके बाद में बर्तनों में भर के कांच के बर्तन में उपयुक्त होते हैं। इसके बाद में है हम पानक बनाना। फलों से तैयार पेय पदार्थ में पानक स्वेक सबसे अधिक प्रचलित है। फल का रस, गुदा, चीनी तथा खटास को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो पेय पदार्थ तैयार होता है उसे पानक या स्क्वैश कहते हैं। अब पानक बनाने की विधियाँ, इसमें है फलों का चुनाव करना। इसमें ताज़े फलों का चुनाव किया जाता है। फलों की सफाई व रस निकालना, चाशनी तैयार करना, चाशनी में रस मिलाना। जो पानक या स्क्वैश है वो खट्टे पदार्थों से बनाया जाता है, संतरा व नींबू से। इसके बाद में हम टमाटर का सॉस बनाएंगे। टमाटर सॉस बनाने की विधियाँ, जो टमाटर में सॉस में TSS की मात्रा होती है वो 25% से अधिक होनी चाहिए। इसमें है टमाटर सॉस बनाने की विधियाँ, टमाटर का चयन करना, गुदा व रस निकालना, मसाला मिलाना, ये सभी इसके परिरक्षण के बिंदु है। इसके बाद में अंतिम बिंदु है सॉस तैयार होने की पहचान के लिए निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। तैयार सॉस में कुल घुलनशील TSS की मात्रा 25% होनी चाहिए। गुदे व रस के कुल भार का सॉस 1/3 वजन में तैयार होना चाहिए। गरम सॉस की कुछ बूंदें चम्मच से एक तस्तरी में डालने में कुछ क्षण बाद यदि सॉस चारों तरफ पानी छोड़ता है तो और उबालना चाहिए। परिरक्षक मिलाना, जिससे कि टमाटर सॉस खराब ना हो पाए। इसके बाद में बोतलों में भरना। टमाटर सॉस में जो आवश्यक सामग्री चाहिए होती है वो इस प्रकार है। टमाटर का गुदा 1 किलो और चीनी 75 ग्राम, नमक 10 ग्राम, प्याज बारीक कटा हुआ 50 ग्राम, अदरक 10 ग्राम, लहसुन 5 ग्राम, दालचीनी पिसी हुई 10 ग्राम, लाल मिर्च 5 ग्राम, जीरा पिसा हुआ 10 ग्राम प्रत्येक, लौंग 5 ग्राम, सिरका 25 ml, एसिटिक अम्ल 5 ml, सोडियम बेंजोएट 0.25 ग्राम प्रति किलो भी इसे चाहिए होता है। इसमें अचार सुरक्षित रखने की विधि, सिरके द्वारा परिरक्षण किया जाना चाहिए, लवण द्वारा परिरक्षण, चीनी द्वारा परिरक्षण, तेल द्वारा परिरक्षण होता है। तेल के साथ कच्चे आम का अचार बनाने में उपयुक्त कौन कौन सी चीज़ें हम अचार में काम ले सकते हैं? तेल के साथ आम के फोंके 1 किलो, नमक 150 ग्राम, हल्दी 15 ग्राम, मेथी 50 ग्राम, हींग 2 ग्राम, सौंफ 25 ग्राम, कलौंजी 20 ग्राम, जीरा 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 8 ग्राम, सरसों का तेल 300 ml लेना चाहिए। नींबू के अचार में, नींबू का अचार कैसे तैयार किया जाता है? 1 किलो नींबू, 3 ग्राम नमक, हल्दी 15 ग्राम, अदरक 50 ग्राम, लौंग 1 ग्राम, लाल मिर्च पाउडर 15 ग्राम, बड़ी इलायची 10 ग्राम, काली मिर्च 10 ग्राम। इसके मुख्य बिंदु की बात करें जो में पेपर में पूछने की संभावना रहती है। सब्जियों से भरे डिब्बों को 115 से 121 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर संशोधित किया जाता है। फलों से भरे डिब्बों को
100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर संसाधित किया जाता है। डिब्बा क्रिया के जनक निकोल्सन एपर्ट को कहा जाता है। डिब्बाबंदी के जनक किसे कहते हैं? निकोल्सन एपर्ट को। अधिकांश एंजाइम की समुचित क्रिया 30 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर होती है। शर्करा द्वारा परिरक्षित पदार्थ में 65 से 70% शर्करा होनी चाहिए। स्क्वैश में 25% फल रस, 33 से 35% चीनी तथा 1 से 2% अम्लता होती है। जैम में कम से कम 68% कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होने चाहिए। टमाटर सॉस में 25% कुल घुलनशील ठोस पदार्थ होने चाहिए। भारत में प्रथम परिरक्षण उद्योगशाला सन 1920 में मुंबई में स्थापित की गई है। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जो प्रश्न है इस प्रकार है, हमारे देश में फल व सब्जी के कुल उत्पादन का भाग खराब हो जाता है। तो इसके अंदर जो राइट आंसर है वो है 25 से 30% भाग खराब हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, शर्करा द्वारा परिरक्षित पदार्थ में शर्करा की मात्रा होनी चाहिए। तो मात्रा होनी चाहिए 65 से 70% शर्करा द्वारा परिरक्षित किया जाता है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, सब्जी की डिब्बाबंदी में नमक का प्रतिशत रखा जाता है। तो सब्जी की डिब्बाबंदी करने पर 2% नमक का प्रयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है। इसके बाद में पानक में कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की मात्रा होती है। जो पानक है उसमें कुल घुलनशील ठोस पदार्थों की मात्रा होती है वो होती है 40%। 40% पानक में कुल घुलनशील ठोस पदार्थ की मात्रा होती है। इसके बाद में पेक्टिन परीक्षण किया जाता है। जो पेक्टिन परीक्षण है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है जेल मीटर की सहायता से किया जाता है। टमाटर सॉस में परीक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो टमाटर के सॉस में परीक्षण के रूप में कौन सा पदार्थ प्रयोग में किया जाता है? वो किया जाता है सोडियम बेंजोएट। धन्यवाद सभी दोस्तों को। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। धन्यवाद।